अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना इलियास। प्रोग्राम का नाम है ब्रेकफास्ट विद सज्जाद। मेरा आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, मौसम बहुत मैं अच्छा, ये मैं कहने यही लगी कहने थी, लगा था। अच्छी खबर के साथ। और बारिश हुई है और खुशगवार मौसम कल भी बिल्कुल। था। कल जब प्रोग्राम करके निकले तो अच्छा खुशगवार सा मौसम था। हाँ। लेकिन मैंने वो मोबाइल पे चेक किया तो पता चला बादल नहीं है, डस्ट है। अच्छा। लेकिन शाम तक बादल भी आ गए, बारिश भी बरसी। पिंडी वगैरह में, इस्लामाबाद वगैरह में तो बारिश हो रही है। और मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली आई है। रोज़ों का इस्तकबाल मेरा ख्याल अल्लाह ने कह दिया कि मौसम बदल सकता है, ज़रा गुनाह कम करे अपने। बिल्कुल ऐसे ही। अपने पहले सेगमेंट की तरफ कल बल्कि मैं चलते हैं सेगमेंट। कल मैं ये भूल गया बात करना, शाबान की शब बारात कहते हैं, इसलिए कि गुजर चुकी थी वो। उस दिन हमारा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन कल भी चूँकि उसके बात की बात थी तो कुछ जिक्र करना मैं चाहता था, लेकिन शायद वो खबरों में भूल गया। इस रात की क्या अहमियत है, बहुत से लोग इस पर शकूक का इजहार करते हैं कि कोई शरीयत में इसके मकाम नहीं है। यानी जिन रातों का जिक्र किया, लैलतुल कद्र, लैलतुल मुबारक, शब बरात, उनमें अलग अलग कौन सी रात है। लैलतुल कद्र के बारे में तो इत्तफाक है कि 27 रमज़ान वाली है या रमज़ान के महीने में आती है। शब रात के बारे में कहा जाता है कि हमारे यहाँ इसको शब बरात कहा जाता था, तो शायद शुभ रात से निकला है। लेकिन बहुत सी हदीसें ऐसी हैं जो इस रात की फजीलत के बारे में बड़ी वाज़ेह हैं। ताक रातों की बात की जाती है। नहीं, ये जो हमारी 15 रमज़ान शाबान की बात है, इस रात की फजीलत के बारे में मौजूद हैं और उस पर किसी को इख्तलाफ नहीं है। इसमें और भी बहुत से वाक़यात मंसूब हैं कि इस दिन क्या होगा या क्या होने वाला या क्या हुआ था, वो दूसरी बातें हैं। लेकिन एक बात पे इत्तफाक है कि इस रात की फजीलत हदीसों में आई है, चाहे वो ज़ईफ़ हैं या उनकी हैसियत क्या है, फजीलत मौजूद है। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं इसी के साथ, जिसका नाम है हेडलाइंस। जी मीर साहब, टॉप स्टोरीज कौन कौन सी हैं? देखो जी, जो वाक़या हुआ है हमारे यहाँ, मुल्ला अख्तर मंसूर मारे गए हैं जी, इसके बारे में कुछ लोगों का कहना और दुरुस्त कहना है कि ये उतना ही अहम वाक़या है जितना एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन का मारा जाना। बिल्कुल सही। यही एक तरह की बात कही जा रही है कि मुल्ला अख्तर मंसूर क्योंकि पाकिस्तान में था तो गोया पाकिस्तान में रखा हुआ, पाकिस्तान में था नहीं, वो गुजर रहा था। अब वो जिस शख्स का नाम वली मोहम्मद है, उसके बारे में तो ये भी आ गया है कि उसका कार्ड जो है वो म्यूनसिपल कमेटी शायद चमन में वो रजिस्टर्ड भी है और वहाँ उसका वोट भी है। कराची में उसका फ्लैट किराए पे भी लिया हुआ है। और ये कार्ड कैसे बना, रिश्वत दे के बना, पैसे दे के बना या क्यों कर बना, लेकिन वो इस इलाके में मतलब ऐसा था कि जैसे एक मकामी बशिंदा है। 2011 का बना। ये कहते हैं कि वो मकामी बशिंदा नहीं, मुल्ला अख्तर मंसूर था। बहरहाल वो तो एक बात है, लेकिन ये बात तस्दीक शुदा हो गई है कि मुल्ला अख्तर मंसूर जो है उसकी वो हलाक हो गए हैं। उसके बाद कई महाजों पर कई चीज़ें खुल गई हैं। सबसे अहम बात यह है कि इतना अहम वाक़या है कि नवाज शरीफ जो इलाज के लिए लंदन गए हुए हैं, उन्होंने जहाँ 2 काम किए हैं, एक तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर जाकर अपने अहल खाना के साथ शॉपिंग की है और उनका भी कमाल नहीं है, कमाल के आदमी ये भी, यानी कि इधर मुल्क में उनके खिलाफ एक क्राइसिस पैदा हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर हम एक अजीब मुसीबत फंसे हुए हैं और वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे खड़े शॉपिंग कर रहे हैं। वहाँ शॉपिंग की, लेकिन तारक फातमी को फ़ोन भी किया उन्होंने और पूछा कि सूरत हाल क्या है भाई, इस पर क्या तासुर है, क्या रद्द अमल है, क्या करना चाहिए, कंसर्न है उन्हें इस बात पर। अब इस पे जो वाज़े तौर पर बयान आया, पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अमरीकी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज किया है। ये सबसे बड़ा एहतजाज है जो हम कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी तो हम यही कह सकते हैं कि उसी तनख्वाह पे काम करेंगे, उसी नौकरी पे काम करेंगे। ये कहा गया है कि ये हमारी सलामती पर हमला है, यूएनओ के चार्टर के ख़िलाफ़ है। अच्छा, होता ये है कि जब हमारी सलामती के ख़िलाफ़ हमला होता है, चौधरी निसार कहते हैं जबकि मुल्ला मसूद मारे गए, ये कहा उन्होंने कि ये मुज़ाकरा सबूताज करने के मुतरादिफ है। अब यहाँ भी मुज़ाकरात शुरू थे, मुल्ला अख्तर मंसूर ही आके मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन जब मुल्ला उमर की मौत की इतला अफगान इंटेलिजेंस ने दे दी, लीक आउट कर दी, जानबूझ के उस वक्त लीक आउट की गई, तो मुज़ाकरात में तातुल पैदा हो गया। मुल्ला अख्तर मंसूर के लिए मुश्किल हो गया कि मुज़ाकरात करें या अपना इस इमेज को ख़त्म करें कि वो अमेरिका से समझौता नहीं करें, बल्कि अमेरिका के साथ एक तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, खुद मुज़ाकरात को मुअत्तल करते हैं या ख़राब करते हैं। तो उस वक्त ये सूरत हाल पैदा हुई थी। अब अमेरिका ने कहा कि ये शख्स चूँकि मुज़ाकरात का मुखालिफ था, इसलिए हमने उसको मारा है। अभी याद आया, अब पता चला है, साल इसी से मुज़ाकरात कर रहे थे ना जी, साल हो गया सर। हाँ, इसी से मुज़ाकरात कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि ओबामा ने तो कहा है कि पाकिस्तान की हम अगर पनाहगाह नहीं बनने देंगे इन टेररिस्टों की, और जहाँ भी हमारे मफादात को ज़रब पहुँची हम वहाँ हमला करेंगे। ये बयान खासा एक तशवीशनाक बयान है, और अगर ट्रंप नाम का शख्स आ गया
तो इस बयान की अहमियत और बढ़ जाती है और हमारी हिकमत अमली बदलती हुई हिकमत अमली का इशारा है। देखिए, मैं एक बात बड़े एतमाद से कहा करता था कि जनरल कियानी के ज़माने में फ़ौज ने जो कुछ किया वो भी पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में था। पाकिस्तान ने पहली बार अमेरिका को रजिस्ट किया, नेटो की सप्लाई बंद की, हमारे इलाकों पे उनके हमले हुए, मेमो गेट का स्कैंडल इतना तेज़ी से फैला कि एक लगता था कि पाकिस्तान एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहा है। उसकी कोई वजह होगी। अब हमारी जो प्रेजेंट फौजी अस्करी क़यादत है उसने भी और सियासी हुकूमत ने भी ज़रब-ए-अज़ब भी शुरू की, हर वो काम किए जिससे अमेरिका खुश था। लेकिन 3-4 महीने से ये खबरें आ रही थी कि गोया पाकिस्तान से दोबारा डू मोर की बात की जा रही है। हकानी नेटवर्क के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे, हमें करना पड़ेगा। एटमी प्रोग्राम के बारे में भी साथ बात की जा रही थी, लेकिन तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में लगता था एक तरफ हम पर दबाव है और इस किस्म के इशारे हैं कि गोया तालिबान मुज़ाकरात सिर्फ हमारे कहने पर करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो हम जिम्मेदार हैं उसके। यानी अगर तालिबान मुज़ाकरात नहीं करते तो हम जिम्मेदार हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मंसूर वाज वेरी क्लोज टू हकानी नेटवर्क्स, इस वजह से शायद था कि पाकिस्तान ने डबल गेम दोबारा से खेली है। हकानी नेटवर्क तो वो हकानी सिराजुद्दीन हकानी ने तो उनकी क़यादत को तस्लीम किया है। हकानी नेटवर्क कोई अलग नेटवर्क नहीं है, वो मुख्तलिफ समझिए कि एक फौज के मुख्तलिफ कोर कमांडर्स हैं जो मुख्तलिफ तरीके से लड़ते हैं और काम करते हैं। ये कोई अलग नेटवर्क नहीं था। बहरहाल इसका नतीजा ये निकला है कि अमेरिका ने तो बड़ी क्लियर कहा और ये कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफादात के तहत काम करते रहेंगे, यानी काम भी करते रहेंगे और साथ इस किस्म की सूरत हाल, यानी कि इस सिचुएशन को हमें बड़ी माइन्यूटली रीड करना चाहिए। 4 महीने से अमेरिका के बयान क्यों आ रहे हैं, और जब ये बयान आ रहे हैं तो उस वक्त चाबहार की बंदरगाह के हवाले से मोदी साहब ने ईरान का दौरा किया है और ईरान के दौरे के बाद उन्होंने अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया के दरमियान एक माहिदा तय हुआ है। इसे संगे मील भी कहा जा रहा है, टर्निंग पॉइंट भी कहा जा रहा है। $50 करोड़ इन्वेस्ट भी करेगा चाबहार में इंडिया। उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ ब्रेक थ्रू हुआ है। देखिए, जब रूहानी पाकिस्तान आए थे तो वो उनका मूड कुछ और था, लेकिन हमने जाने से पहले उन्हें तोहफा दे दिया कि पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि हमने कहा है कि तुम्हारे यहाँ से ये जासूस इंडियन आया है। उसके बाद हमने एक कैंपेन बिल्ड की, जिस कैंपेन का मतलब ये था, दिखाना था कि ईरान के अंदर हमारे खिलाफ बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, हो रहा होगा जी, हमारे मुल्क के अंदर किन किन के खिलाफ नहीं होता। हम यानी कि क्या हिकमत अमली इख्तियार करना चाहते हैं। सऊदी अरब को हमने नाराज किया, यूएई को हमने नाराज किया, ईरान को हमने नाराज किया, इंडिया के साथ हम बात नहीं करना चाहते। हम कहाँ खड़े हैं? ठीक, ईरान, चीन, पाकिस्तान, ईरान एक्सिस बनता दिखाई देता था। रूहानी के आने के बाद वो हमने तोड़ दिया। किसके कहने पे तोड़ा? किसके इंटरेस्ट में तोड़ा? पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं है। उधर अमेरिका ने जब ये देखा कि ये बन रहा है, उन्होंने उधर भी माहिदा कराया। अब ये जो आपने गैस वैस लेनी है अफगानिस्तान के रास्ते, वो भी आसानी से नहीं मिलेगी आपको। ना बिजली की लाइनें आएंगी, ना गैस की पाइप लाइनें आएंगी आपके साथ आसानी के साथ। अमेरिका इसको टलखाता रहेगा, टालता रहेगा। सब कुछ हाथ में तो अमेरिका के है। अफगानिस्तान अमेरिका के कब्जे में है, वो कोई इंडिपेंडेंट मुल्क थोड़ा है और वो जाने वाले भी नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है वो खासी तशवीशनाक है। ईरान के महाज पर ये हो रहा है और वहाँ इंडिया की ये पेशरफ्त हो रही है। अमेरिका पाकिस्तान के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी हम कार्रवाई करेंगे। और तीसरी बात ये हो रही है जो पाकिस्तान ने इसे अपनी सलामती के लिए ख़तरा भी करार दिया है और बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि इसके फातिम ने यह भी एनालिसिस किया है कि इसके मुज़ाकरात पर मनफी असरात पड़ेंगे। रूस ने अलबत्ता ये कहा है कि ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ खतरा भी है, हमला भी है। और दूसरी बात यह है कि जो लीडर अब आएगा मुल्ला अख्तर मंसूर की जगह, वो इससे भी ज़्यादा इंतहा पसंद होगा। बिल्कुल। तो ये बात इसको मोदिल गिना जाता था, इत्तेदाल पसंद गिना जाता था। आपकी हमाकतों से मुज़ाकरात खराब हुए। वो मुज़ाकरात कर रहा था, आपको पता था मुल्ला उमर मर चुके और वो असल आदमी मुज़ाकरात कर रहे हैं। आपने मुल्ला उमर के मरने की खबर जब दूसरा राउंड शुरू होने वाला था उसके 2 दिन पहले लीक कर दी और वो भी इस आदमी को एम्बेरस कर दिया कि ये बातचीत कर रहा है, ये बेच रहा है अफगानिस्तान को। और जाहिर है कि तालिबान के अंदर तो अब बड़ी प्रॉब्लम थे ना, दाइश उधर आ रही है, कई ग्रुप टूटे हुए थे। चुनांचे दोबारा जब हुआ तो इनकी बैत भी की गई और इनको माना भी गया। हकानी नेटवर्क जिसको कहते हैं, सिराजुद्दीन हकानी ने भी माना। सिराजुद्दीन हकानी तो अब बहुत उम्र रसीदा हो चुके हैं और इधर इन लोगों ने भी इसे तस्लीम किया, उनके बेटों ने भी, मुल्ला याकूब ने भी, और दूसरे लोगों ने जो खुद उम्मीदवार थे अमारत के, उन्होंने भी तस्लीम किया। तो एक कंसेंसस के साथ लोग मौजूद थे और उनसे आपके मुज़ाकरात भी इन्होंने प्रेशर बिल्ड किया। आपने उसको मार दिया, आप किससे मुज़ाकरात करेंगे? आप खुश हैं कि अब मामला ठीक हो जाएगा? आप शायद ये समझती है, अफगान हुकूमत समझती है कि ये पाकिस्तान का नुमाइंदा, तो अब मुल्ला बरादर को वो कहते हैं कि ज़रा शायद मुल्ला बरादर कहते हैं पाकिस्तान के
कैद में है। बिल्कुल। अब मुल्ला बरादर को कैद किया हुआ है तो वो भी तकलीफ हो रही है कि छोड़ दो उसे। भाई आप चाहते क्या है? यानी आपके इंटरेस्ट क्या है, कोई पता नहीं चले आप क्यों क्या करना चाहते हैं, किसको छोड़ना चाहते हैं, किसको पकड़ना चाहते हैं। आपने इसको अगर मारा है और कोई हमदर्दियां हमारी उन लोगों के साथ हैं जो अफगानिस्तान की में मज़ाहमत कर रहे हैं, जद्दोजहद में शामिल है, और काबुल की हुकूमत को अब स्टेबल होने में वक्त लगेगा। कहते हैं कि इससे हो सकता है तालिबान कमज़ोर हों, कि उनकी क़यादत का क्राइसिस पैदा हो, लेकिन अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कमज़ोर नहीं होगी, वो ज़्यादा शायद सख्त हो। और रूस का इंतबा जो बहुत ज़रूरी है और बहुत समझ आने वाली बात है। जी सर, यूनाइटेड नेशन का एक चार्टर है जिसके तहत हम जा सकते हैं, इस इशू को उठा सकते हैं कि अमेरिका ने हमारे यहाँ पे सॉवरेनिटी को हिट किया है, तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं लेके जाते वहाँ पे? वो वीटो कर देगा। तो वी डू हैव रशिया, वी डू हैव चाइना। शोर मचा सकते हैं ना, शोर मचा सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते ना। और यूएनओ क्या आपके ख्याल में अमेरिका के खिलाफ करारदाद पास कर देगा? कभी होता नहीं ऐसा। हम जा नहीं सकते, हमने खुद इजाजत दी हुई थी अपने इलाकों में ड्रोन हमले करने की। अच्छा, उसके साथ एक और इशू पैदा हो गया है। देखिए, हमारी इस वक्त अस्करी क़यादत खासे दबाव में है। एक तो इस वाक़यात की वजह से भी, दूसरा ईरान की सूरत हाल की वजह से भी, और तीसरा ये है कि कल परसों बयान दे दिया चौधरी निसार ने कि अंगूर अड्डा, अंगूर पोस्ट जो है हमने अफगानिस्तान के हवाले कर दी या उनके हवाले कर दी है, शायद अमरीकियों के हवाले की हो। उस पर आज फ़ौज की तरफ से फ़ौज के तर्जमान ने यह बयान दिया है कि हमने कोई अड्डा वड्डा किसी के हवाले नहीं किया जी। अफगानिस्तान को 1 इंच ज़मीन नहीं दी, ये नहीं कहा अफगानिस्तान को 1 इंच ज़मीन नहीं दी। और मतलब ये कि अगर चौधरी निसार को कुछ शिकायत थी तो उनकी इतला देना वज़ीर आज़म का काम था, हमारा काम नहीं था। मतलब भाई हम हैं, हम तो वजारत दफा को रिपोर्ट नहीं करते, वजारत दाखिला को रिपोर्ट करें। हमने वज़ीर आज़म को बता दिया, बस वो जाने और आपका काम जाने। और कहानी क्या सामने आई है? कहानी ये सामने आई है कि अफगानिस्तान जो बाढ़ लगाने के मुखालिफ था कि बाढ़ न लगाई जाए, ड्यूल लैंड को नहीं मानते ना, तो वो मान गया है और उसके बदले में हमने ये वहाँ पोस्ट कायम करने की इजाज़त दे दी उन्हें। और चूंकि ये अफगानिस्तान के अंदर का इलाका था इसलिए हमने इसलिए इजाज़त दे दी, गोया यही माना कि अफगानिस्तान के अंदर का लगा, लेकिन वहां के लोग जो हैं पाकिस्तान के शहरी रहेंगे। अरे बैठे हुए वो होंगे, शहरी पाकिस्तान के रहेंगे। अच्छा, इतना बड़ा वाकया जो है ये तो असेंबली से पूछे बगैर नहीं हो सकता। अगर आपने बॉर्डर्स में ऊंच नीच करनी है तो ये इस तरह फैसले तो नहीं हुआ करते। अगर अस्करी क़यादत ने इतला कर दी वज़ीर आज़म को, तो वज़ीर आज़म कौन होते हैं इस फैसले को करने वाले? इस तरह आसानी से फैसले थोड़ा हुआ करते हैं। और ये बात आप मान लेनी चाहिए कि हमने अपना एक पोस्ट जो है अफगानिस्तान के हवाले की है, और चाहे उसके बदले में हमने बाढ़ लगाने का कुछ उनसे हक मांगा है या किया नहीं है, लेकिन आज ये कन्फर्म हुई है। अब ये जंग अलग बात है कि चौधरी निसार ने जो बयान दिया था उस पर फौज का रिएक्शन ये है कि जी हमें नहीं आपको बताना, आपको तो वज़ीर आज़म ने बताना है। हाँ, लेकिन मतलब ये है कि ये बात तो तय है कि फ़ौज ये कह रही है कि अगर कुछ हुआ है, और यकीनन कुछ हुआ है, तो हमने वज़ीर आज़म को बता दिया था। और ये कि हमने किया है, यानी वज़ीर आज़म के हुक्म से हुआ कि नहीं हुआ, या वज़ीर आज़म को कहा गया। देखिए, अब हमारी जो बहुत सी कहा जाता है खारजा अमूर के मामला जो हैं वो फ़ौज के या सिक्योरिटी के मामला हैं, फ़ौज के हाथ में हैं। अगर ऐसा है तो इस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी में हम बहुत पिट रहे हैं। ईरान के हाथों, सऊदी अरब अब आपका नाम नहीं सुन रहा, यूएई से आपके लोग वापस आ रहे हैं, अफगानिस्तान में आपकी हिकमत अमली फेल होती जा रही है, इंडिया के साथ आपकी क्लैश बढ़ते जा रहे हैं। आप कहाँ खड़े हैं? सिर्फ चीन के जोर पर कहाँ चलेंगे? आप चीन के जोर पर जब तक आपकी ये सी पैक मनसूबा मुकम्मल होगा, उस वक्त बंदरगाह पर साथ चाह बहा की क्या सूरत हाल होगी? उस बंदरगाह पे मतलब आपको इतनी बड़ी नेवी डेवलप करनी पड़ेगी जहां आपको चीन को ऑफर करनी पड़ेगी कि चीन वहां आकर उस इलाके की यानी कि समुद्र के पानियों की निगरानी करे। ये बहुत से मामला पैदा होने वाले हैं, फ्लीट का हाँ, बिल्कुल इशू चल रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका भी परेशान है। अमेरिका भी बहुत सर, ये जो आपने अंगूर अड्डे की बात की, टोटल 8 के करीब कहते हैं कि इधर चेक पोस्ट है, और ये वाली जो चेक पोस्ट थी ये पहले भी अफगानिस्तान के पास थी, कुछ इस तरह की भी आ रही है, कुछ भी होगा, और गेटवे बनाया था उनकी हदूद में, वो कह रहे हैं वापस उस जगह पे लेके जाएं जहां पर पहले था। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। ये जो भी बहस होगी इसको क्लियर करें ना जी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपने कुछ लेन देन किया है, पहले आगे थे, सियाचिन दे रहे हैं, हम कहते हैं सियाचिन हमारा है, हाथ तो लगाएं, वो दे रहे हैं? हरगिज नहीं। जब वो नहीं दे रहे हैं तो कौमें इन मामलों में बहुत हसास हुआ करती हैं, आपको बताना पड़ेगा। अगर ये खारजा पॉलिसियां, सिक्योरिटी का मामला कुछ भी है, कौम को एतमाद पे लेना पड़ेगा। इसको वज़ीर आज़म को बताना काफ़ी नहीं है, ये पार्लियामेंट को बताना जरूरी है। उन्हें वज़ीर आज़म पे डाल दिया। हमने कुछ किया, वज़ीर आज़म तो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे अहले खाना के साथ शॉपिंग कर रहे हैं और तारक फातमी को फ़ोन कर रहे हैं। यानी मुल्क की मामला सिर्फ इतना है कि तारक फातमी को फ़ोन कर दो। और नहीं मैं इस बात पर खुश नहीं हूँ। देखिए, ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये लाइफस्टाइल ही इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है।
वैसे you are असल very बात much ये right. है, इस लाइफस्टाइल से नेक लोग हैं, लेकिन लाइफस्टाइल में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सही कह रहे मैं हैं। इस पर कभी लंबी बात करूंगा और उसमें मुझे कोई रुकावट नहीं है। जब इन्होंने जाति उमरा ही बनाया था ना, मुझे उस वक्त भी मैंने लिखा था और कहा था कि ये आपने गलती की है। अच्छा। इस पर आपके एतराज़ात लोगों को होंगे, और यही जो लाइफ स्टाइल होता है ये प्रॉब्लम पैदा करता है। जनरल हमीद गुल के नाम से ये बात मंसूब है कि उन्होंने जाके मियाँ शरीफ साहब से कहा था कि जब आप हुक्मरान बन गए हैं जी। तो आप अपने नया ऐलान करें कि आप अपने कारोबार को एक्सपेंड नहीं करेंगे। ठीक। तो वो खैर उन्होंने हंस के टाल दिया, कुछ जवाब भी उनसे मंसूब है। और आज एक कालम भी ऐसा है जो इस तरह की बात का जिक्र करता है कि लियाकत अली खान का क्या रवैया था जब पाकिस्तान बना है, उनकी कितनी जायदाद थी। उन्होंने नवाबी और वजारत उज़्मा में से एक का इंतखाब करना था, उन्होंने वजारत उज़्मा का एक ज़मीन नहीं ली पाकिस्तान में, वहाँ नवाब थे। और वो जब मौका आएगा तो उस पर बात करता हूँ जी। अच्छा, ये एक बात हुई। अब यह है कि इनको शनाख्ती कार्ड कैसे मिला, किसने दिया, क्या दिया, ये सारी बातें अभी की जाएंगी। और उसके बारे में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पार्लियामेंट में या पब्लिक कोई बयान ऐसा नहीं आया कि ये किस्सा कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, कब हुआ। चौधरी साहब ही तो बोले ना जी, बिल्कुल। उनके महकमे ने मैंने शनाख्ती कार्ड दिया होगा ना, दिया था, किसी के कहने पे दिया था, वो बोल देना सच सच किन के कहने पे दिया था। जब पाकिस्तान आए थे तो कुछ ना कुछ तो उनको आपने चलिए, वो 2011 का है उसका शनाख्ती कार्ड, यानी कि इलेक्शन से पहले का जी। उनका वोट भी है, पता नहीं वोट डाला होगा, ये भी देखे ना, डाला हुआ कि नहीं डाला। अच्छा, वहाँ उन्होंने आके खाना खाया होटल में, बाहर निकले तो उनको अटैक का निशाना बनाया गया। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बातें अपनी जगह है। अब ईरान कहता है जी हमारे इलाके से नहीं आए, जहाँ कहते हैं स्टैंप लगी हुई ईरान से आए, वो कहते हैं सब कुछ जल गया वहाँ राकेट से। ये शनाख्ती कार्ड कैसे बच गया, कोई पता चले ना जी। बिल्कुल। आपके ये जो पासपोर्ट वगैरह सारा था, ये कैसे महफूज रहा, ये कहाँ से आया है। कहानी में फिर एक मिस्ट्री पैदा हो गई। ये मतलब कैसे हुआ कि कुरान के नुस्खे तो बच जाते हैं, इनके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी बच जाते हैं। ये भी मुकद्दस हैं इतने कि इन पर आग नहीं खाती या इनको कोई हमला या अटैक ख़राब नहीं करता जी। बहरहाल यानी कि एक तो चाबहार की खबर, बिल्कुल, वहाँ मोदी का ये आना, अंगूर अड्डा की खबर, और तीसरी खुद इसके बारे में अमेरिका का बयान और हमारा रिएक्शन, और चौथा इसकी रिलेटेड खबरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस का रद्द-ए-अमल हमारे लिए बड़ा हौसला अफजा और काम का है, और इस पे सोचना भी चाहिए और गौर भी करना चाहिए। बड़ी खबरें इतनी हैं जी। और बाकी ये है कि FIA के जो एक DG थे जी, उनका नाम मुझे अमलेश करके है, लिखा हुआ है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है वहाँ से। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ जॉब नहीं करता। चौधरी निसार की जैसा आदत है ज़रा सख्त कलमात इस्तेमाल करने की। उन्होंने कहा ये आर्टिकल छपा है फ़लाँ अखबार में, ये कैसे छपा है और क्या है कि आप काम नहीं करते, FIA इसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो वहीं उठे, उन्होंने कहा अच्छा जी खुदा हाफिज़, और गाड़ी भी नहीं ली, पैदल चलते हुए घर चले गए और इस्तीफ़ा भेज दिया अपना। और उन्होंने कहा जी जब तक नया बंदा नहीं आता उतनी देर तक आप काम करें। लेकिन मेरा ख्याल हैट्स ऑफ टू हिम, अगर उसको इख्तलाफ था सियासी क़यादत से, उसने ओपनली इसका ऐलान किया है, ये अच्छा किया है। हो सकता है वो गलती पर हों, लेकिन ये एक जेंटलमैन्स एटीट्यूड है कि आदमी इसको इख्तियार करे। इलेक्शन कमीशन ने कैप्टन सफदर को बुलाया है जी कि ज़रा आके बताएं आपने असासे डिक्लेयर नहीं किए थे, ये क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये काम भी अपनी जगह पर जारी है और चलता जा रहा है। अब एक ख़बर और भी है, एक अखबार में है सिर्फ शायद, कि लंदन में नए प्लान कोई बन रहा है जी कि इंतखाबात 2017 में करा दिए जाएँ। अच्छा। और गवर्नरशिप ANP को दे दी जाए वहाँ फ्रंटियर की। अच्छा। और चीफ मिनिस्टरशिप फजल रहमान को दे दी जाए, और आर्मी चीफ और सदर ममलकत की मुद्दत मुलाजमत जो है उसमें तब्दीली की जाए जी। और कहते हैं कि नवाज शरीफ और आसफ जरदारी दोनों ने इस पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। तो ये एक खबर है जी, पता नहीं अब इसको क्या करना है। KPK से निकल गए तो फिर कहाँ क्या इसकी क्या सूरत बनती है, क्या नहीं बनती है, लेकिन बहरहाल खबर ज़रूर मौजूद है जी। यही खबरें आज की। इसी के साथ आप मीर साहब ने यकीनन अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दिया है, बहुत ही चीज़ें जो उन्होंने हमें समझाई हैं और बताई हैं वो हमने सुनी भी हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन स्टे विद अस। जी मीर साहब, कौन कौन से आर्टिकल्स? आज पहला आर्टिकल मैं शाद आरफ साहब का पढ़ना चाहता हूँ, अवामी नुमाइंदगी या नवाबी शान। दोनों में से आपको एक चुनना पड़ता है। अगर आप अवामी नुमाइंदे हैं तो आप नवाबी शान के साथ नहीं रह सकते। ठीक। खुद नेहरू ख़ानदान कितना बड़ा एक तरह का नवाब ख़ानदान ही था, लेकिन ये है कि जिस मकान में, जिस महलाबाद में वो रहते हैं, वो जब मकान में रहते हैं वो 3 कमरों का मकान है।
वो बड़े घर में रहते नहीं हैं। वहीं इंदिरा गांधी जब अपोजिशन में थी तब भी मिला करती थी। हमारे यहाँ हमारे लीडर कोई कम नहीं थे। लियाकत अली खान, अरशाद आर साहब ने ठीक लिखा, करनाल के नवाब थे। अच्छा। और बरतानिया से तालीम याफ्ता थे। कायद आज़म के काबिल एतमाद साथी थे। इस तरह उसकी बेगम ने एक बार पूछा, लोग कहते हैं कि उन्होंने 1 इंच ज़मीन पाकिस्तान में आकर नहीं ली, अपना जो ज़मीन छोड़ा है यहाँ नहीं ली, बल्कि जो उनकी कोठी थी दिल्ली में वो पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले कर दी। यहाँ आके उन्होंने बीवी ने कहा कोई बच्चों का ख्याल, कोई आइंदा नस्लों का ख्याल, कोई सोचो सही। तो उनका कहना यह था कि जब मैं वहाँ था, मेरे माँ बाप जब मैं इंग्लिस्तान में पढ़ रहा था तो मुझे कुक भी दिया हुआ था, ड्राइवर भी दिया हुआ था। अच्छा। और ठाठ से रहता था मैं। और हमारे घर में कोई खाना खाए ना खाए 50-100 आदमियों का खाना पकता था ताकि लोग खा लें। माशाल्लाह। और ये सूरत हाल थी। लेकिन ये है कि इस वक्त जब पाकिस्तान बना तो मैंने फ़ैसला किया कि या मुझे नवाबी को चुनना है या मुझे वज़ारत उज़्मा को चुनना है। वाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि मैंने वज़ारत उज़्मा को चुन लिया। नवाबी शान और वज़ारत उज़्मा में फ़र्क होता है, क्योंकि वज़ारत उज़्मा अवाम की नुमाइंदा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक घर नहीं लूँगा जब तक पाकिस्तान के हर शहरी को घर नहीं मिल जाता। और मैं पाकिस्तान में नए कपड़े लेता हूँ तो मुझे ख्याल होता है कि पाकिस्तान के हर बंदे के जिस्म पे कपड़े मौजूद हैं। ये पाकिस्तान की वो लीडरशिप थी जिनको हमने पंजाब के लोगों ने बड़ा मतून किया। लियाकत अली खान को पंजाब की नुमाइंदगी उसको नवाए वक्त करता था, और नवाए वक्त ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाई दौलताना की वजह से, क्योंकि नवाए वक्त दौलताना का मुखालफ मबदूद के हक में था। अच्छा। ये जो मुस्लिम लीग के अंदर सियासत शुरू हुई उसी ज़माने में शुरू हुई। और लियाकत अली खान के खिलाफ भी बहुत से अदारियाँ आज भी मौजूद हैं उनके, जिसमें मालूम होता है कि उन्होंने लियाकत अली खान की, और कराची के लोग आज भी कहते हैं कि ये पंजाबियों की कैंपेन एक महाजर वज़ीर आज़म के खिलाफ थी। हालांकि वो महाजर नहीं थे, था तो वो पंजाब का इलाका, लेकिन उर्दू स्पीकिंग इलाका था, करनाल का। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये, और लियाकत अली खान का जब आता कि जब नवाब बालपुर सादक अब्बासी ने कहा कि आप मेरी एक कोठी है, बड़ा मकान है, महल नमा है जो उनका था, वो आप ले लें। उन्होंने कहा नहीं, जब तक हर पाकिस्तानी को जो हिजरत करके आया है घर नहीं मिलेगा, मैं घर नहीं लूँगा। ये हमारी लीडरशिप थी। अच्छा, इस लीडरशिप को छोड़ दिए, बहुत बड़ी लीडरशिप थी। हमारे छोटे छोटे लीडर जो थे, जो बदनाम भी किए गए बहुत ज़्यादा सियासत में, उनके खिलाफ करप्शन का कोई एक केस नहीं है। दौलताना जैसा आदमी जो था, जिस पर बहुत खिलाफ लिखा जाता है, 5000 एकड़ राजी थी जब वो इक़्तिदार सियासत में आए। अच्छा। और 500 एकड़ राजी लगी जब वो मरे थे। किस लिए? इसलिए कि लैंड फार्म्स की अपनी ज़मीन दे दी। अच्छा। नवाज़ा नसरुल्लाह खान जो थे वो बेच बेच के नवाबी अपनी चलाते रहे, मतलब सियासत चलाते रहे। तो उन्होंने कहा आज के सियासतदान क्या 45 करोड़ की घड़ी लेके बैठे हुए हैं, वो दिखाते हैं। ये लाइफस्टाइल जो है ना, ये हुक्मरानों का लाइफस्टाइल नहीं है, अवामी हुक्मरानों का। सही बोल रहे हैं। अवामी हुक्मरान इस लाइफस्टाइल के साथ नहीं जी सकते। अगर ये होता है तो फिर आपके करप्शन के इल्जाम लगते, चाहे आपने करप्शन की हो ना की हो, इल्जाम लगते हैं। और बहुत कुछ होता है। और उन्होंने कहा कि असेंबली में इफ्तिखार, अवाम के पास पैसा नहीं और ऑक्सफोर्ड में खड़े होकर आप शॉपिंग कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक का था मिसाल दी उन्होंने कि जब वो खलीफा बने तो उन्होंने कहा अब आप अपना कारोबार नहीं कर सकते। कपड़े का कारोबार था उनका, समझे दुकान थी, यहाँ कंधे पे रख के भी शायद उन्होंने कपड़ा बेचा है। बहुत अच्छी उनकी तजारत थी जो उस ज़माने का लिहाज थे। उन्होंने कहा अच्छा फिर क्या? उन्होंने कहा बैतुल माल से आपका मुआवजा मुकर्रर किया जाना चाहिए। उन्हें क्या किया जाना चाहिए? उन्होंने कहा जितनी मदीने के एक मजदूर की तनख्वाह है। उन्होंने कहा वो तो बहुत कम है, उसमें तो गुजारा नहीं होगा। उन्होंने कहा मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दें, फिर मेरी तो वही तनख्वाह होगी जो एक मजदूर की तनख्वाह है मदीने की। ये लोग थे, हुक्मरानी इस तरह होती है, मजीद नहीं कहूँगा। अच्छा, दूसरा आज रऊफ ताज साहब ने नवाज़ा नसरुल्लाह खान के हवाले से कुछ बातें लिखी हैं, बड़ी मज़े की बातें वो भी लगी मुझे, और ये जिक्र आ गया तो मुझे आज बहुत से लोगों ने पुरानी बातों को याद किया तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा भुट्टो साहब ने कहा था कि मैंने हाथी को मार गिराया और कीड़े मकोड़े खाने आ गए। भुट्टो साहब का फिक्र शायद ये भी था कि शेर ने हाथी को मार गिराया तो कीड़े मकोड़े खाने आ गए। मुझे इस तरह याद है कि एक तकरीर में मैंने एक जलसे में, हम स्टूडेंट थे लेकिन जलसे करते फिरते रहते थे, मैं कहा था कि ये फ़िक्रा को उठ करके कहा था कि भाई हमें दरिंदों की ज़रूरत नहीं, ना शेर की ना हाथी की, हमें इंसानों की ज़रूरत है। हमें इंसान, लेकिन उस पर नवाज़ा नसरुल्लाह ने बहुत अच्छा कहा कि जब हाथी को मार गिराया वाली बात करते हो तो आप तो उसे हाथी की दुम से बंधे हुए थे, कोशिश तो हमने की थी। और गौहर अयूब थे असेंबली में स्पीकर, बेनज़ीर ने कहीं कह दिया कि यहाँ तो जर्नैलों के बेटे भी बैठे हुए हैं। तो गौहर अयूब ने कहा जी हाँ, हमारा एक भाई और भी था, उसका नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था,
जो अयूब खान को डैडी कहता था। सही, बिल्कुल। तो इस तरह भुट्टो साहब कहते थे कि मुस्तरदशुदा, मायूस, नाकाम लोग इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इलेक्शन हार गए सारे, भुट्टो के मुकाबले में सब इलेक्शन हार गए थे। बिल्कुल ऐसे। उन्हें क्या जनाब, ये जो महरूम लोग हैं, मुस्तरदशुदा, रिजेक्टेड लोग हैं, इस क्लब में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, चर्चिल भी है, डिगाल भी है, और सर शाह नवाज भुट्टो भी है, जिसकी तो ज़मानत ज़ब्त हो गई थी, हमारी तो ज़मानत ज़ब्त नहीं हुई। यानी कि क्या किस तरीके से बात करते थे खूबसूरती के साथ। असर खान का हवाला दिया कि वो एक गौहर जान एक तवाइफ थी, तो अकबर आबादी से कहा कि कुछ आपने कभी मेरे बारे में शेर नहीं कहा, तो उन्होंने फ़ौरन फिलबद ही कहा कि कौन खुशबख्त है इस शहर में गौहर के सिवा, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है शौहर के सिवा। तो उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के बारे में ये है कि अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है सिवाय इस्तकलाल के सिवा, तहरीक इस्तकलाल में सिवाय इस्तकलाल के सिवा। अच्छा, और ज़ियाउल हक के हवाले से जब वो चलता था, उसको बहुत से लोग उसके हामी भी हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि इस्लाम का नाम लेता था। बिल्कुल इस्लाम के नाम लेने की वजह से उस वक्त शेर पढ़ा उन्होंने कि किसे खबर थी कि लेकर चिराग मुस्तफ़वी, जहाँ में आग लगाती फिरेगी बू लाहबी। तो ये किस लेवल के लोग थे और कैसा फिक्रा लगाते थे और क्या करते हैं। और भी उनके हवाले हैं, कुछ और शेर भी हैं कि तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, लेकिन मेरा ख्याल में इतने ही काफ़ी है फ़िलहाल। अच्छा जी, एक यादें आज खाना बदोश नंबर 2 जो हारून ने भी लिखी हैं, हिकमत जार पे उन्होंने कुछ लिखा है, उनसे मुलाकातों का तज़किरा किया है। हिकमत जार के साथ हारून के खासे ताल्लुकात थे, राब्ते थे। हिकमत जार पे ये किताब लिखना चाहते थे, जिस तरह सलाहुद्दीन साहब पे किताब लिखना चाहते थे, नहीं लिख पाए। सिर्फ अख्तर अब्दुल रहमान पे किताब लिख सके, उसके बाद ना सलाहुद्दीन साहब का प्रोजेक्ट इनका पूरा हुआ, ना हिकमत जार का हुआ। अब हिकमत जार याद माजी की बजाय दोबारा एक रिवाइव करता हुआ नजर आया है अफगान हुकूमत के साथ। तो उन्होंने दोबारा जिक्र किया है कि उनके साथ कैसा था और क्या होना चाह रहा था और किस तरह की हुकूमत, यानी वो किसी से मिलता नहीं, रेगन से नहीं मिला, बेटी आ गई रेगन की कोशिश की उन्होंने, टीवी लगा दिया, ये कर जो तय कर लेता था नहीं मिलना, तो दूसरे यासर अरफात से नहीं मिला। उन्होंने कहा मैं उसका बड़ा हामी था कि हुर्रियत पसंद है, लेकिन जब मैंने उसको बेनज़ीर की खुशामद करते देखा कि आप अमेरिका से मेरी सुलह करा दो, तो मैं उसके खिलाफ हो गया। अच्छा, जिससे वो तय कर लेता फिर मिलता नहीं था वो। और बाकी कंदूज के खरबूजे, चागी के खरबूजे वगैरह, वो बहुत सी बातें हैं। और दाऊद आज़मी का एक आर्टिकल है कि तालिबान की जो क़यादत के अब बाद में कौन आ सकता है और क्या आ सकता है और क्या कर सकता है और कौन कौन हो सकता है, उस हवाले से। और इस हवाले से एक तालिबान विल गो ऑन एक और आर्टिकल है सूसन शमेडी का कि अख्तर यानी कि इसके बाद इनकी क़यादत करते रहे, अब कौन लोग आ सकते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि कुछ भी हो, अमेरिका अब तालिबान के लिए दोबारा ख़तरा बनता जा रहा है और तालिबान में फ़ाइट करने की सलाहियत मौजूद है, वो फ़ाइट करेंगे भी और कर सकते भी हैं जी। आज शहबाज शरीफ का भी आर्टिकल है जिसमें पाक चाइना दोस्ती के इतने बरस पूरे होने के बारे में उन्होंने लिखा है। और सीधी सादी सी बात है, बड़ी दोस्ती है, प्यार है, मोहब्बत है, जो चीज़ें हम करते हैं, जो कहते हैं वही कही है, कोई ख़ास नई बात नहीं कही, लेकिन लिखा है, अच्छा लगा जी। और बहरहाल यही आज के आर्टिकल हैं और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ बिल्कुल, हम अपने ब्रेक की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, मज़ीद सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इनपुट। और आज टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं अकरम ज़की साहब, साबिक एम्बेसडर हैं और सेक्रेटरी खारजा भी रह चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल खारजा रहे हैं, वज़ीर ममलकत भी थे हमारे खारजा। और रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब बहुत ज़्यादा, रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा ठीक है, वो जब ज्वाइन करते हैं तो देखते हैं कि अकरम ज़की साहब भी माशाल्लाह इस मामले पे बहुत हमें रहनुमाई कर सकते हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम अकरम ज़की साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। ऐसे अच्छा भाई जनाब, मसला तो आपको मालूम है, ड्रोन हमला हुआ, मौला अख्तर मंसूर मारा गया। अब क्या सूरत हाल होगी, वो उनके लीडरशिप क्या अपनी जगह है, मुज़ाकरात की शक्ल क्या होगी, हमारे साथ क्या है। ओबामा का बयान बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी होगा हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुश्तरका हम जद्दोजहद जारी रखेंगे वगैरह वगैरह। पाकिस्तान ने इसे अपनी सलामती पर हमला करार दी। क्या क्या सूरत हाल क्या पैदा हुई है जी, हम फंस नहीं गए उधर? नहीं है। हाँ जी, ये हकानी साहब के ज़माने में मामला शुरू हुआ था। हकानी साहब इस मैंडेट पे गए थे अमेरिका, हुसैन हकानी। जी जी, हुसैन हकानी जी, वो ये उनका हकानी नेटवर्क है। ये जो हकानी नेटवर्क की इधर की बात करते हैं उसका नहीं है। हाँ। हुसैन हकानी का नेटवर्क अभी वहाँ काम कर रहा है।
और हमें एहतियात से काम लेना चाहिए कि मेरा ये ख्याल है और मेरा बल्कि यकीन है कि हुसैनी नेटवर्क के मोल हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, हमारे सफारत खाने में अमेरिका में भी और हमारे वजारत खारजा में भी। तो ये एक प्लान प्रोग्राम के तहत जो हिंदुस्तान और अमेरिका की इस इलाके में साजिश है उसकी दर पर्दा हम हिमायत कर रहे हैं अंदर से, और हमारे अंदर के लोग इत्तलाएं देते हैं, कहते हैं ना कि वो बुल्ला के बारे में खबर अंदर से ही आई थी, हमला उसके ऊपर किया गया। अब उसके पास पासपोर्ट जो था वो कोई वली के नाम से था, वो भी सारा उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है। तो एक ऐसी सूरत हाल अब पैदा कर दी है। इसके पीछे आप देखिए, पहले उन्होंने F-16 रोके, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स में एडिटोरियल लिखा, फिर उसके बाद धमकियां दी कि डू मोर, फिर उसके बाद ये हमला हुआ है। और फिर कल जो चाबहार का मुआहिदा हुआ है अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया का, अब वो बड़ी मुद्दत से मैंने 2000 में लिखा था कि अमेरिका कोशिश कर रहा है ईरान और हिंदुस्तान की दोस्ती को परवान चढ़ाकर पाकिस्तान का घेराव करे, और ये वही हो रहा है। अब वो एक ऐसा नक्शा बना रहे हैं, अफगानिस्तान में वो मौजूद रहेंगे खुद, और ईरान और हिंदुस्तान के जरिए से पाकिस्तान के ऊपर दबाव डलवाएंगे। और अब हमें बहुत एहतियात से काम लेने की जरूरत है, और हमें सबसे पहले तो हमारे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए उनका पता लगाना जरूरी है। सिर्फ यादेव और भूषण नहीं है, यहाँ बहुत से खुफिया यादेव भूषण है जो पाकिस्तानी हैं। तो इसलिए हमारी सूरत हाल बहुत नाजुक है, और ये हमले जो उन्होंने वमा ने ख्वाब कह दिया है ये और होंगे। ये ड्रोन हमलों के मतलब भी हमें कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। उनका वाज़े मकसद ये है, एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ हैं वो, न्यूक्लियर पाकिस्तान उनके रास्ते में हायल है, और दूसरा CPEC से पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत बेल होने के वो कायल नहीं है। इन दोनों को टारगेट करके हमारे ऊपर बेशुमार प्रेशर आना है और बेशुमार हमले होने हैं। ठीक बात जी, ठीक बात। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, और हमारे यहाँ ये जो अंदरूनी फसाद अब कर रहे हैं, जब तक नेशनल यूनिटी की बात हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारा मुस्तकबिल जो है वो बहुत मुझे जी। अकरम ज़की साहब, ये रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई भी हमारे साथ शामिल हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ खास तौर पर। रहीमुल्लाह यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपसे मैं खास तौर पर, एक तो सारी सूरत अकरम ज़की साहब बता रहे हैं उस पर भी आप जरूर कमेंट करें, लेकिन साथ ये बताएं कि अब तालिबान की जो उन्होंने पैदा होगी, उनकी क़यादत की वो जो क्राइसिस पैदा होगा, वो कैसे देख रहे हैं? ये कह रहे हैं जी ये मुज़ाकरात नहीं कर रहा था इसलिए हमने मार दिया, अब क्या नई जो, और शायद अब तालिबान कमज़ोर होंगे, आपकी क्या राय है? देखिए, तालिबान ने जब इतनी एक बड़ी ताकत से जंग मोल ली है, 2002 से ही उनकी अफगानिस्तान में जंग शुरू है अमेरिका के खिलाफ, और फिर बाद में उसके नेटो के 48 इत्तेहादी भी आ गए, 1.5 लाख वहाँ गैर मुल्की फौज थी। तो वो ऐसा नहीं है कि तालिबान जो है वो घबरा जाएंगे या वो हथियार डाल देंगे। उनकी जंग तो चल रही है, 15 साल हो गए उनको शिकस्त नहीं हुई। मेरे ख्याल में उनको शिकस्त ना होना ही उनकी एक कामयाबी है। और ठीक है, तालिबान को ऐसा नहीं है कि पूरी तरह फतह मिल गई है, लेकिन इस मैदान में खड़ा होना, इतने जदीद हथियारों का मुकाबला करना, ड्रोन भी हैं और B-52 बॉम्बर भी हैं, हर तरह का असला है। और ये है कि मेरे ख्याल में ये उनको पता है कि इस जंग में उनके जो अमीर हैं, जो उनके लीडर हैं, वो मारे जाएंगे, उनका नुकसान होगा। हजारों लोग उनके जो हैं तालिबान, वो भी इस जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि वो पीछे हट गए। तो ये जो दलील दी है सदर ओबामा ने कि अख्तर मोहम्मद मंसूर जो था वो मुज़ाकरात के हक में नहीं था या वो अमन के रास्ते में एक रुकावट था, ये इस तरह नहीं होता कि एक आदमी जो है वही सारे फैसले करता है। तालिबान की तो शूरा है, सारी तालिबान तहरीक जो थी वो इस बात के ऊपर मुत्तफिक थी कि अफगान हुकूमत से वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अफगान हुकूमत के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, वो बेबस है।
और इसलिए बार बार तालिबान ने कहा कि वो अमेरिका से मुज़ाकरात करेंगे। अमेरिका से मुज़ाकरात उन्होंने किए, 5 अपने अहम कैदियों को गुंतानामो से रिहा करवाया और उसके बदले एक अमेरिकी फौजी जो उनकी कैद में था उसको रिहा किया। तो वो उनकी दलील यही है कि अफगान हुकूमत जो है उसमें इत्तेफाक नहीं है, उसमें अमन का जो प्रोसेस है उसको चलाने की कोई सलाहियत नहीं है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, असल इख्तियार अमेरिका के पास है, उससे बात करेंगे। कोई क़यादत का बहरान तो पैदा नहीं होगा ज़्यादा? ये खुद अब मुल्ला अख्तर मंसूर का जानशीन इंतखाब करने में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी? आज देखें, ये उनको पहले मुश्किल पेश आ चुकी है जब मुल्ला उमर का इंतकाल हुआ, और मेरे ख्याल में ये फितरी बात थी कि 20 साल मुल्ला उमर इस तहरीक का सरबराह रहा, वो इसका बानी था और तालिबान उसकी हर बात मानते थे, उसकी एक बहुत बड़ी हैसियत थी, इसलिए उसको उन्होंने अमीरुल मोमिनीन कहा। तो वो उनको इसलिए उन्होंने 2 साल मुल्ला उमर की मौत को खुफिया रखा। उनको इल्म था कि और कोई ऐसी शख्सियत नहीं है मुल्ला उमर की तरह जो इस तहरीक को इकट्ठा रखेगी, तो वो मामलात सामने आए, इख्तिलाफ पैदा हुआ, एक गला बन गया। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मुल्ला मंसूर ने पिछले 1 साल में अपने आप को काफी मुस्तहकम कर लिया था। अब जो नया अमीर आएगा जाहिर है उसके अंदर भी काफी इनको एहतियात से काम लेना पड़ेगा। इख्तिलाफात भी सामने आ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक और भी इसमें इम्कान है। अगर ये किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करते हैं जिस तरह मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला मोहम्मद याकूब, तो उसकी वजह से इख्तिलाफात दूर भी हो सकते हैं। और जो मुखालिफ दल है उसने कह दिया है कि अगर मुल्ला याकूब को बनाएंगे तो हम वापस तहरीक में आ जाएंगे, तो ये भी एक इम्कान है। दोनों इम्कानात हैं, यानी मजीद बिखरने के या इकट्ठे होने के। ठीक बात है जी। अकरम ज़ाकी साहब, मैं एक और बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि रूस ने यह कहा है कि ये नई क़यादत ज़्यादा इंतहा पसंद हो सकती है। रूस का ये बात है कि पाकिस्तान सलामती के खिलाफ खतरा है, और साथ ही ये जो सारा हमने ईरान को नाराज़ कर लिया है, सऊदी अरब को नाराज़ कर लिया है, यूएई को नाराज़ कर लिया है, इंडिया वहाँ पेशरफ्त कर रहा है, ये हम किस पॉलिसी पे गामजन है? खुद हमारी खारजा पॉलिसी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये लफ्ज़ शुरू किया हुसैन हक्कानी का। जी जी। हमारी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं उस नज़रिए के जो कि हिंदुस्तान की बालादस्ती को ज़हनी तौर पे कबूल कर चुके हुए हैं। तो उसका पता जब तक हम नहीं लगाएंगे, हिंदुस्तान की पॉलिसी है पाकिस्तान को अपने तमाम दोस्तों से आइसोलेट करना, और हमारी नाअहली की वजह से वो दोस्ती कामयाब हो रही है। हमने देखिए जब ईरान के सदर तशरीफ लाए जी जी, तो हिंदुस्तान का जासूस पकड़ा गया, हमने हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने के बजाय ईरान पे हमले शुरू कर दिए। ठीक ठीक। उस विजिट को कोई थोड़ा सा कामयाब होने से रोक दिया। रूस का सदर यहाँ आना चाहता, तो रूस ने आज फिर कहा है पाकिस्तान के खिलाफ ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की सलामती, हम रूस के जेस्चर्स को भी हम कबूल नहीं कर रहे। मैं आपकी खिदमत में एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि अमेरिका तुला हुआ है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज और डिसइंटीग्रेट करने पर, क्योंकि हिंदुस्तान की जो उसकी पॉलिसी है उसने अडॉप्ट कर ली है। इसका चीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन चीन जो है ना वो काउंटर वेट पूरा नहीं हो सकता। रूस के साथ हमें ताल्लुकात को फौरन पेशरफ्त करनी चाहिए। रूस और चीन अगर दोनों का मफाद इस वक्त हमारे साथ वाबस्ता है, वो होंगे तो अमेरिका के हमले हम पे रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। ठीक बात है। अच्छा यूसुफ ज़ई साहब, आप क्या देखते हैं कि आप कोई मुज़ाकरात का इम्कान होगा या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हालात ज़्यादा ख़राब होंगे? नहीं, मेरे ख्याल में अगर आपका मतलब ये है कि तालिबान के मुज़ाकरात अफगान हुकूमत के साथ, तो ये तो मेरे ख्याल में इसको भूल जाएं। मुज़ाकरात तो पहले भी नहीं हो रहे थे, कोई उसमें पेशरफ्त नहीं हो रही थी, वो तो सिर्फ मुज़ाकरात करवाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे थे, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका मिलकर कोशिश कर रहे थे। और वही जो मैंने पहले कहा, तालिबान तैयार नहीं थे कि वो इस कमजोर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात करें। तो अब तो मसला ये हो गया है कि अभी तो किसी भी नए तालिबान अमीर के लिए नामुमकिन होगा कि वो मुज़ाकरात का नाम भी ले, इसलिए कि उनके अमीर को मार दिया है अमेरिका ने, उनके खिलाफ एक नया महाज खोल दिया है। तो वो अब कैसे अमेरिका या उसके जो
कायम करदा अफगान हुकूमत से बात करेंगे। मुज़ाकरात तो मेरे ख्याल में फिलहाल बिल्कुल नहीं होंगे, बल्कि जंग होगी, जंग में इजाफा होगा और उससे हालात खराब होंगे। यही हम बार बार कह रहे हैं कि ये जंग मसले का हल नहीं है। ठीक बात जी, और इसलिए मुज़ाकरात की बात रखी गई, मुज़ाकरात की कोशिश की गई। अकरम ज़की साहब, आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बात तो वही है, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान क्या करे इस सूरत हाल में? पाकिस्तान जी, पहली बात तो यह है कि ईरान और रूस के ऊपर फोकस करे। ईरान और रूस के साथ अगर हम ताल्लुकात इंप्रूव नहीं करेंगे तो हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ेंगी। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत हैं, रूस को हम सी पैक में और इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करें, ईरान वाली गैस पाइपलाइन को फाइनलाइज करें, उसमें रूस को मदद हासिल करें, वो रूस बनाने को तैयार है। रूस और ईरान दोनों इस गैस पाइपलाइन को फॉलो करें, वो टैपी वैपी के पीछे ना जाएं, बाकी चीज़ों के पीछे ना जाएं। ये रूस और ईरान को इस वक्त दूर होने से रोकना हमारी पहली तरजीह होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अकरम ज़की साहब और रहीमुल्लाह यूसुफ साहब, आपने बहुत रहनुमाई की। दोनों हजरात इन मामलात के मेरे ख्याल में बेस्ट एक्सपर्ट इन पाकिस्तान है, उनकी राय हम लोगों तक पहुँचाई ताकि वजाहत मालूम हो सके कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। बहुत सेंसिटिव मामला है जी, उसामा के मौत से भी कम वाक़या नहीं ये जो हुआ है मेरा ख्याल। और हमारे एक्सपर्ट ने जो बात की है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि सी पैक और न्यूक्लियर पाकिस्तान बहुत से लोगों के लिए तकलीफ का बाइस है, तो रेजिस्टेंस जो है वो हो सकती है। मुझे और मीर साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।